हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 वाला जस्ट पढ़ा रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। ये चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन-कौन से क्वेश्चन लेने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्तंभों को सुमेलित कीजिए, मिलाना है। क्या है? देखेंगे, ठोस अपशिष्ट का क्या करेंगे? जैविक का और हॉस्पिटल का। यहाँ पे क्या लिखा है? कंपोस्ट कंपोस्ट बनाना, खुले में जमा करना, भस्मीकरण। सबसे पहले बात तो आपको ये याद रख लेना है कि हॉस्पिटल के जितने भी अपशिष्ट होते हैं उनको भस्मीकरण करना ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है। कारण ये है कि उनको ना आप कंपोस्ट बना सकते हैं, ना ही खुले में जमा कर सकते हो, और उनको जला देना ज़रूरी होता है क्योंकि उनमें वायरसेस, मतलब बीमारियों के जो वायरसेस होते हैं वो सब होते हैं, तो उनको जलाना ज़रूरी होता है। तो ये तो इसका तो इसके साथ-साथ में मिलेगा। जैविक अपशिष्ट जो सड़-गल सकते हैं उनका कंपोस्ट बना देंगे, जो ठोस अपशिष्ट है जो नहीं सड़ते-गलते हैं उनको खुले में जमा कर सकते हैं, ओपन डंपिंग, ठीक है? तो इस प्रकार से ये हो चुका है, आपका जब व्यवस्था हो चुकी है, तो आइए इसमें मिलान कर लेते हैं। जैसे ठोस का खुले में जमा करना था 1 बी देखो 1 बी दिखाई दे रहा है। जैविक अपशिष्ट को कंपोस्ट बनाना है तो 2 ए, गलत हो गया 3 सी। तो सही है, समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 दोस्त एक बेंच पे पंक्तिबद्ध रूप से उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। चलो बैठा देते हैं 7 लोगों को। बेन लियो और बेन के बीच में डैन बैठा है। लियो बेंच के बाएँ सिरे पर बैठा है। तो चलो हम बाएँ सिरे पर, ये बाएँ सिरा है, इस पे हम पहले लियो को बिठाते हैं। ये हो गया अपना लियो, भाई साहब बैठ गए। लियो और बेन के बीच में डैन बैठा है। तो डैन बैठा दो भैया, ये डैन हो गया। कोशिश तो कर रहे हैं डैन लिखने की। और लियो बेन हो गया, ये लो मिस्टर बेन हो गए भाई साहब। हैरी दाएँ सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा 7 लोग थे ना? बेंच पर 7 लोग थे। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो हैरी दाएँ सिरे से तीसरे स्थान पे बैठा है, तो हैरी को यहाँ बैठा दो। हैरी पॉटर बन गया भैया। पॉटर मतलब होता है कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। टिम और हैरी के बीच केवल पीटर बैठा है। टिम और हैरी, तो आप समझ ही रहे हैं, हैरी यहाँ पे है, टिम यहाँ बैठा दो। टिम और हैरी के बीच में पीटर, ठीक है, ये बैठा है। और अगला क्या है? फ्लिंट, फ्लिंट है ना? फ्लिंट पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। तो यहाँ पे फ्लिंट को बिठा दिया हमने, प्रयास करके सभी को बिठा दिया है। फ्लिंट के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? फ्लिंट के बाईं ओर ठीक बगल में बेन बैठा है, तो आपका बेन सही जवाब हो जाएगा। तो सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा ही आसान है। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें कहा गया है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। ए का जो खर्च है, व्यय है, उसकी आय का 7/12 है, और बी का जो खर्च है वो उसकी आय का 8/15 है। और उनके व्यय के बीच का धनात्मक अंतर 14,300 है। तो ए की आय ज्ञात करनी है। तो बस इतनी सी बात है कि जैसे ए का 3 और बी का 5 है, तो हम ऐसे ले लेंगे कि भैया 3 एक्स है, उसका जो व्यय है वो है 7/12, और बी वाला जो है वो 5 एक्स है, उसका व्यय है आपका कितना हो गया? 8/15। इतना समझ में आ रहा है? इनका अंतर जो है, दोनों के व्यय का अंतर 14,300 है। 14,300 है। भाई बात ये रहेगी समझने वाली कि आप यहाँ पे दोनों, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इनमें दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है। जो बड़ा रहेगा उस हिसाब से अपन देख लेंगे, माइनस में नहीं ले जाएँगे, ठीक है? क्योंकि इनमें धनात्मक अंतर कहा गया था और हमको नहीं पता इसमें कौन-सा बड़ा है, कौन-सा छोटा है। हमने बस लिख दिया। अब काटते हैं, ये 4 मिल जाएगा, मानते हैं 15, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 7x/4 हो रहा है, माइनस यहाँ पे 8x/3 हो रहा है। और इन देखिए बराबर अपना ये इसके है ही, वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे घटाना कर लेते हैं। ये 4 तिहाई 12, अपना एलसीएम 12 हो गया, 3 सतह 21 हो गया, 8 8 चौके 32, अब एक्स लिखना बाकी था। 8 चौके 32, 4 8 32, 32 एक्स हमने देखा उल्टा ही लिखा था ना। तो हम इतना सा समझेंगे कि 32 में 21 को घटा देंगे, ज़रूरी नहीं है कि किस में 32 घटा के माइनस में लिखना है, माइनस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम प्लस में ही लिखेंगे। 12 में से मतलब 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1। x/12 हो रहा है, बराबर ये है अपना 14300 के 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, 00, फिर 12 से गुणा कर देंगे, तो हमें 0 0 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 का 86 लगे 3, 12 एकम 12 3 15।
ये मिल जाएगा और हमको यहाँ पे ए का अनुपात ए का आय निकालना है। ए वाला हिस्सा कितना था? 3 था, तो हमें 3 से गुणा करना होगा, तभी हमारा सही उत्तर मिल पाएगा। तो 0 रहेगा, 0 रहेगा, डबल 0 रहेगा, 3 छंग 18, 8 से लगे 1, 3 5 15, 1 16 से लगे 1, 3 1 3 1 4। तो यहाँ पे देखेंगे 3 4 6 8 डबल 0, 46,800 जो दिखाई दे रहा है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न तो नहीं था, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, थोड़ा लंबा था। और चूंकि हम जानते हैं जैसे कि स्क्रीन पे लिखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अपने पास उतनी अच्छी सुविधा नहीं है। गरीब आदमी कितना ही कमाए, कितना खाए। और अगर आप लोग लाइक वाइक करते हैं, अच्छा देखते हैं, तो हो सकता है यूट्यूब इस बार पैसे जब भेजे तो अपन कोशिश करेंगे कि एक लें जिस पे स्क्रीन पे अच्छे से लिखा जा सके, प्रयास करेंगे। तो फिलहाल चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो प्रश्न है वो है ग्राफ से संबंधित प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न है। कोई इसमें आपत्ति तो बिल्कुल भी नहीं है किसी को कि बेहतरीन है कि नहीं है। ठीक, तो बेहतरीन प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि 2018, 2019 और 2020 में स्पेन और पुर्तगाल के लिए निर्गत वीज़ा संख्या को दर्शाया गया है। 18, 19, 20 आप देख सकते हैं। प्रश्न को पढ़ेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा एग्जैक्टली ये पूछना क्या चाहते हैं। ये पूछना चाहते हैं कि 2018 में दोनों देशों के लिए निर्गत वीज़ा की संख्या, 2018 ये दिखाई दे रहा है, दोनों देशों के लिए निर्गत ये दिखाई दे रहा है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। और 80 200 यानी 300 हमको समझ में आ रहा है कि 300 हो रहा है। और 2020 में पुर्तगाल के लिए निर्गत वीज़ा की संख्या, 2020 में यहाँ पे देखिए पुर्तगाल वाला यानी कि ये जो अपना है इस रंग का वाला पर्पल वाला, पर्पल कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हो, नारंगी हम कहेंगे। इसमें 60 है, तो हम यहाँ पे 60 लिखते हैं। कह रहे हैं इनके बीच के बीच संबंधित अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है तो कुछ है नहीं, 6 एकम 4 6 5 6 30, तो हम कह सकते हैं कि 5:1 अपना सही जवाब है, जो कि विकल्प में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न में कोई बड़ी बात है नहीं, कभी-कभी बड़ी बातें आती हैं, फिलहाल बड़ी बात इंडस्ट्री के लोगों से होती है। तो अपन आगे की देखते हैं, पिक्चर क्या है। चलो देखते हैं। अगला है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इन विकल्पों में 2 संख्याओं को आपस में बदला जाएगा। यहाँ पे विकल्प के आधार पे हम उत्तर देंगे, ठीक है? चलो ठीक है। इसमें देखते हैं कि भैया हमको पहला वाला विकल्प दिया गया है 382 और 89, इनको आपस में बदल दिया जाएगा तो क्या होगा? तो भैया आप इतना ध्यान से देख लेंगे, मैं आपको थोड़ा-सा ट्रिक बता दूँगा, जो आप समझदार लोग के लिए सारा काफ़ी वाला ज मामला हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले भाग का निशान मैं खोजता हूँ, मेरा तरीका यही रहता है, मैं पहले भाग का निशान खोजता हूँ। जब मैंने भाज का निशान खोजा यहाँ पे, तो हमको दिखाई दे रहा है कि 4 से 9 में भाग हो रहा है। 4 से जब 9 में भाग हो रहा है तो मामला ये बैठ जाता है कि अपने यार 4 से जब 9 में भाग करेंगे तो पूरा कटेगा नहीं और दशमलव में जाएगा। और जब दशमलव में जाएगा तो यार उत्तर तो दशमलव में आ नहीं रहा है, क्योंकि गुणा करके भी आप उसे पूरा तो कर पाओ, इतना इतना आसान तो है नहीं। तो इस वजह से जब भी भाग मतलब भाग का चिन्ह दिखाई दे और आपको अदला-बदली करने की बात आए, तो पहले देखो कि भाग करने के बाद कहाँ पे आराम से कट जा रहा है। मैं पहले विकल्प को ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि ये 382 और 39 को बदलने की बात कर रहा है, भाग के निशान वाले के मामले के आस-पास वाले अक्षर को बदल नहीं रहा है, जिस वजह से ये दशमलव में उत्तर आ रहा है। तो इस वजह से इसे चेक ही नहीं करूँगा मैं। फिर आ जाती है दूसरे ऑप्शन की बारी। दूसरे ऑप्शन में आपको 9 दिखाई दे रहा है, 172 दिखाई दे रहा है, 9 की जगह पे अपना 172 आ जाएगा, चेंज कर लेंगे। तब अगर 172 4 से कट जाता है तो 4 एकम 4 4 8 32, हाँ, बिल्कुल आराम से कट जा रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको चेक करेंगे, सही है ये नहीं मानेंगे, इसको चेक करना है। मैं तीसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लेता हूँ कि अगर 4 की जगह पे 172 आ जाएगा, 4 और 172 को इंटरचेंज करते हैं। 172 से 9 को भाग करोगे तो भैया फिर वही दशमलव वाली बात है। हालाँकि अगर मान लो कट भी जाए, हालाँकि कट नहीं रहा है 9 से 172, लेकिन मान लो कट भी जाए तो भी बटे में जाएगा, तो ये वाला भी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी अपना मामला गलत है। और इस बात कर लेते हैं 9 और 4 को। 4 को इधर रख दिया, 9 को पीछे रख दिया और 9 से 4 में भाग करोगे तो भी दशमलव वाला काम चला जाएगा और फिर भी उत्तर आपको नहीं मिल पाएगा, जो कि बिना दशमलव वाला उत्तर दे पाए। तो आपने ये समझ लिया कि हम कौन-कौन से विकल्पों को नहीं चेक करेंगे। तो फिर एकमात्र विकल्प बच जाएगा जिसको हम चेक करेंगे और वही अपना सही जवाब हो जाएगा। आइए पहले इसको हल करके चेक करके देख लेते हैं। जैसा कि आपने समझा कि 382 वहीं रहेगा, प्लस ऐसे ही रहेगा, 9 और 172 को चेंज कर रहे थे तो 172 आ जाएगा, भागे 4 आ जाएगा, प्लस नहीं सॉरी माइनस ही है 39 है और गुणित अपना कितना है 4 है, सॉरी, सॉरी 4 नहीं है, 4 नहीं है, 9 है, गलती हो गई मुझसे, माफ़ करें, गलती हो गई। 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16, 4 पंजे 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, ठीक है? 4 इतना हो गया और अब गुणा कर लेंगे, क्योंकि गुणा भी ज़रूरी है, 9 9 81,
81, यहाँ से लगे 8, 9 9 त्रिक 27, 27 में 8 जोड़ना पड़ेगा ना, 8 7 15, 5 से लगे 1 3, इतना मिल गया है। ओके, और ये माइनस में रहेगा क्योंकि आगे यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 43 है, प्लस है, ये 382 है। अब इन लोगों को जोड़ लेते हैं, 5 हो गया, 8 4 12 हो गया, एक 4 हो गया, और उसमें 351 घटाना है। 5 में से गया 4, हासिल लेंगे, 12 में से 5 गए 7, 3 में से 3 गया 74 दिखाई दे रहा है, 74 दिखाई दे रहा है। पहले बात तो मैंने आपको बता दिया कि हमें चेक कैसे करना है, हमें क्या मान के चलना है, ठीक है। भाग के निशान को देखना है, भाग के निशान पर अगर वो कट जाता है, कभी-कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि जो इसमें ऑलरेडी दिया वो भी कट रहा है और बदलने के बाद भी कट रहा है, तो कोई समस्या ही वाली बात नहीं हो जाती, फिर हमको तो चेक ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे वाले प्रश्न हैं, जैसा कि ये एक बेहतरीन प्रश्न है, इसमें हमको समझ में आ गया कि हमको कौन-सा चेक करना है, कौन-सा नहीं चेक करना है। इस वजह से आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएँगे कि आपको इतना पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा और आपने उत्तर दे दिया। इस वाली स्थिति में आप पहुँच जाएँगे, ठीक है? अगला जो प्रश्न है वो है संविधान का निम्न में से कौन-सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कर सकें? तो 74वां संशोधन अधिनियम जो 1992 में आया था, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 6 मित्र दिखाई दे रहे हैं। 6 मित्रों का नाम पता नहीं क्या है। एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, एक ही इमारत पे 6 अलग-अलग मंजिलों पे। सबसे निचली का 1 है, फिर उससे ऊपर 2 है, सबसे ऊपर वाले का 6 है। तो 6 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने बना लिया है। और उम्मीद हमें यही है कि हमें 2 बार चेक करना पड़ सकता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने 2 ही बना लिया। अब क्वेश्चन हम पढ़ना शुरू करते हैं कि एम और क्यू की मंजिलों के बीच केवल ओ रहता है। ये तो और ही मामला हो जाएगा। एम और क्यू के बीच में केवल ओ रहता है। पी और एल और पी के मंजिलों के बीच वाली मंजिल पर एन रहता है। तो पी एल और पी के बीच में एन रहता है, ठीक है। क्यू एल की मंजिल के ऊपर वाली किसी मंजिल पर रहता है। पी जो है, क्यू जो है, एल के ऊपर वाली मंजिल पे किसी मंजिल पर रहता है। ठीक है, 6 ही लोग हैं। तो भाई साहब यहाँ पे जैसे है कि अगर क्यों ऊपर ही रहता तो चलो ऊपर ही बिठा देंगे, कोई समस्या नहीं है। ओ किस मंजिल पर रहता है? अरे मर गए। चलो ठीक है, बनाने का प्रयास कर लेते हैं। एल एन पी हम ऐसे ही बिठा लेते हैं। एल सॉरी 4 नंबर पे मैंने बिठा दिया एल को। एल एन पी ये तो फिक्स है। और एल के ऊपर क्यों कहीं रहता है तो क्यों को यहीं बिठा दो, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भागाने की। एम ठीक, इतना बैठ गया, इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमको केवल ये 2 चीज़ें मिली कि ये 2 जगह बताया बीच में रहते हैं, 2 जगह बताया बीच में रहते हैं, और एल के ऊपर क्यों रहता है, किसी भी मंज़िल पे रह सकता है। अब देखो हमसे ओ के बारे में पूछ रहा है। मैं आपको बता दूँ ओ की 5वीं मंज़िल एकदम फ़िक्स है, ये सही उत्तर है। कारण ये है इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न और ज़्यादा नहीं हुआ क्यों? क्योंकि भैया एम और क्यू आपस में बदली कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है क्योंकि उनके बीच में ही ओ रह रहा है, तो आपस में बदली हो सकते हैं, पॉसिबल है। एल और पी भी आपस में बदली हो सकते हैं, वो भी पॉसिबल है, उसमें कोई समस्या नहीं है। फ़िक्स हमारा केवल ओ और एन ही है, ठीक है? ये दोनों फ़िक्स हैं और ये फ़िक्स है कि एल कहीं पे भी रहे इन दोनों में, क्यू हमेशा ऊपर ही रहेगा, किसी भी मंजिल पे रहेगा। और चूँकि ये प्रश्न में केवल ओ के बारे में पूछ रहे थे, तो इतना इन्होंने जितना दिया है, इतना पर्याप्त है। इससे हम प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और बात ये है कि इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी है, जिस वजह से ये काफ़ी मुश्किल प्रश्न है। और कारण ये और ये बात ये भी है कि कुछ लोगों को ये बहुत मुश्किल लग सकता है क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पाते इस चीज़ को कि भैया इतने से काम कैसे चल पाएगा, ठीक है? प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। हो जाता है, अपन काम कर लेते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये इतना ठीक है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी जैव मंडल बायोस्फीयर रिज़र्व कहाँ स्थित है? नीचे, नीचे कहा जाता है ना। बायोस्फीयर रिज़र्व ये कहाँ है? उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है। ठीक? अब देखते हैं जिसमें कहा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है कि ए उस उन असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम को किस नाम से जाना जाता है जिनमें से एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि एकल बंध वाले एन, ठीक है, एन होते हैं, एन, डबल बॉन्ड वाले ईन होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले आइन होते हैं, आइन है। उनके पीछे ये जुड़ा रहेगा, ठीक है।
अगर दुई बंद है तो ईन रहेगा ईन, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एल्कीन, ईन इसमें जुड़ा हुआ है ना पीछे, तो ये हो गया अपना ईन, एल्केन, एल्कीन जो हो गया अपना डबल बॉन्ड वाला हो गया। ये जो है सिंगल बॉन्ड वाला है, ठीक है? अच्छा, असंतृप्त कौन से होते हैं? जिसमें ईन और आयन दोनों होते हैं असंतृप्त, जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो असंतृप्त होते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, वो संतृप्त होते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है कि x में से 5 घटाने पर परिणामित संख्या 18, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य है। x का सबसे छोटा मान, यानी कि हमको एलसीएम खुलासा ही निकालना है, ठीक? तो 18, 16, 24 और 32 है अपने पास, ठीक? 2 से काट देते हैं, 2 9 18, 2 8 16, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, ठीक है? फिर 2 से काटेंगे, 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, फिर 2 से काटेंगे, 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, फिर 2 से कट जाएगा, 9, 1 को छोड़ देते हैं 3, फिर 1, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 और 1 आएगा, फिर 3 से कटेगा, खत्म हो जाएगा। बस ये संख्या हमारा जो हो गया लासा हो गया। और इसमें गुणा करा लेते हैं, 2 दूनिया 4 दूनिया 8 दूनिया 16 दूनिया 32, 32 हो गया, और 3 तिरिक का 9 से गुणा कर लेंगे। 9 दूनी 18, यहाँ से लगे 1, 9 तिरिक 27, 1 28, ये हमें प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे 5 घटाने पर वाला मामला कह रहे थे, तो हमें 5 जोड़ देना होगा, इसमें 5 जोड़ देना होगा। तो 8 5 13 का 3 यहाँ से लगे 1, 9 और ये 2, 293 हो जाएगा, 293 अपना सही जवाब हो जाएगा। 288 आ जाएगा, तो सीधा-सीधा ये दूसरा विकल्प मत लगा देना, क्योंकि भई इसमें 5 घटाने की भी बात तो कही गई थी ना, तो 5 तो घटाना पड़ेगा ना उस x में से। तो अपना तो ये जो 288 वो x की वैल्यू थोड़ी ना है, इसमें जब 5 जोड़ देंगे तब हमें x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है? घटाने की बात कह रहा है तो जोड़ देंगे, जोड़ने की बात कह रहा है तो घटा देंगे, बस सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफुलक दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ में 2001 और 2003 के 2 पाठ्यक्रमों बीए और एमए के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या दिखाई दे रही है। जो यहाँ पे नीला वाला है वो बीए का है, और जो ऑरेंज वाला है वो एमए का है, ठीक है? अब प्रश्न देखेंगे, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि 2001 और 2003 में बीए के लिए महिलाओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या 73 और 101 है, और 2001 और 2003 में पुरुषों से प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या कितनी थी, ये पूछ रहा है। अच्छा, बीए के वाले ही पूछे, अच्छा कुल संख्या पूछा, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि देखो यार, 2001 और 2003 में बीए वाला मामला है, महिलाओं की संख्या हमको इतनी दी गई है। 2001 और 2003 की ही बात है, पुरुषों से प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या निकालनी है। यहाँ पे देखो बीए वाला अपना जो नीला वाला है, इसमें 125 है, इसमें 175 है, जोड़ दो थोड़ा सा तो 75 2500 हो जाएगा, 1 1 200 200 300, टोटल 300 जो है आवेदन हुए थे 2001 और 2003 वाला बीए वाला। उसमें से अपने महिलाएँ यहाँ पे देखो, तो महिलाएँ दिखाई दे रही हैं अपना 73 और 101, 3 1 4 हो जाएगा, 7 और 0 7 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। 174 हो गया आपका, क्या यहाँ पे महिलाएँ थीं। अगर सीधे-सीधे घटा देंगे तो हमको पुरुषों की संख्या मिल जाएगी ना। तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 7 गया 2, और हासिल तो दे ही चुके थे, 2 में से 1 गया 1, 126 अपना सही जवाब हो जाएगा। बस अब देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि इसको सरल कीजिए। यहाँ पे -2 की घातें 4 दिया है, -2 की घातें 6 है। भाग हो रहा है, भाग में घातें घटती हैं। तो -2 की घातें हो जाएगा 4 - 6, यानी कि -2 की घातें हो जाएगा -2। यहाँ पे विकल्प, अच्छा ठीक है, इतना है। अब यहाँ पे अगर -2 है, किसी की भी घात अगर माइनस में होती है, तो उसे 1/-2 की घातें 2 कर दिया जाएगा। अब -2 को जब 2 बार गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 नहीं है 4 हो जाएगा, 1/4 हमारा जवाब हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें इसको जो लिखा गया है उसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? यही वाला अपना कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न के लिए एबीसीडी अगर आप लिख के रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पी से ओ हो रहा है, पी जो होता है 16 पे होता है, ओ होता है 15, -1 हो रहा है, समझ में आ रही बात। आर से पी हो रहा है, पी होता है 18 पे, ओ सॉरी आर होता है 18 पे, पी होता है 16 पे, -2 हो रहा है। ओ से एल हो रहा है, ओ होता है 15 पे, एल होता है 12 पे, -3 हो रहा है। और ओ से के हो रहा है तो -4 हो रहा है, और एफ से ए हो रहा है तो -5 हो रहा है, ठीक? इतनी सिंपल सी बात है, वही सेम चीज़ इसमें भी चलेगा, वही सेम चीज़ इसमें भी कर देना है। एम से पहले क्या आता है? तो एल आता है, सभी जगह एल ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और आई में 2 घटाने पर आई होता है 9 में, 9 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 7, 7 पे होता है कौन? अपना होता है जी।
अब देखो यहाँ पे के दिखाई दे रहा है, एस दिखाई दे रहा है, के दिखाई दे रहा है, यहीं पे जी दिखाई दे रहा है, तो चौथा वाला विकल्प यहीं पे सही हो जाएगा। मैं जब प्रश्न हल करता हूँ तो जब मैंने देख लिया कि अब इससे ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा उत्तर मिल गया तो हमने इसी को लगा दिया और आगे बढ़ चले, क्योंकि टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इतना कर लिया इतना बहुत है। और इसमें भी अगर आपने गलती कर दी है तो फिर भैया आप किसी काम के लायक भी, मतलब थोड़ा बहुत इस काम के लायक नहीं हो, आपको और बेहतर पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है? अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे कथन निष्कर्ष का। प्रश्न है, कुछ गुलाब जेरेनियम हैं। अच्छा भैया, ये कुछ गुलाब हो गए, ये जेरेनियम हो गया। ये हमने लिख दिया गुलाब, कोशिश तो की है, और ये लिख दिया जेरेनियम। कुछ गुलाब डेजी हैं, गुलाब का कुछ कुछ हिस्सा डेजी है, तो हमने लिख दिया डेजी, लिख दिया हमने। कुछ लिली जेरेनियम हैं, जेरेनियम में कुछ हिस्सा लिली से जोड़ दिया, लिली, लिली, लिली से जुड़ गया है। अब देखते हैं, कुछ जेरेनियम डेजी हैं। जेरेनियम और डेजी क्या प्रॉपर तौर से जुड़े हैं? तो डेजी और जेरेनियम प्रॉपर तौर से नहीं जुड़े हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि ये अगर कहता कि ये हैं तो भी गलत है, और कहता नहीं है तो भी गलत है। इस प्रकार से ये गलत है। कुछ लिली गुलाब है, लिली और गुलाब बहुत दूर-दूर का रिश्ता है, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे ना तो पहला ना ही दूसरा पालन करता है। तो अगला वाला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं इस जो एक बहुपद दिया गया है इसका गुणनखंड करना है। आइए करते हैं इसको कैसे करना है। आगे वाले दोनों हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन हो रहा है। हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा वाई माइनस एक्स। दूसरे वाले हिस्से में देखेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, लेकिन आगे ही माइनस है, तो हम माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जिसकी वजह से वाई प्लस में हो जाएगा और एक्स हो जाएगा माइनस में, और वाई माइनस एक्स ऐसे निकल आएगा, और यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक फार्मूला इसमें भी लग जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जब, तो यहाँ पे वाई माइनस एक्स को पहले से लिख देते हैं। अब इसमें देखो वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स वाला फार्मूला लगेगा, ठीक? अब ये दोनों सेम टू सेम चीज़ें हैं, तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और y प्लस एक्स बच जाएगा। ऐसा करते हुए हमारा दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न हम देखते हैं, कह रहे हैं उस समपंचभुज का परिमाप कितना होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है? इसका क्या मतलब हो गया? देखिए, ये समपंचभुज हैं, सभी भुजाएँ 2a की हैं, ठीक है? तो परिमाप ही तो पूछा है, सभी भुजाओं को जोड़ दो, ठीक है? 5 से, इसी में 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 a, या फिर जोड़ दो तब भी 10a मिल जाएगा, ठीक? 10 ये तो मिलना ही है। अगला जो प्रश्न है वो है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अस्थायी कठोरता, ठीक है? उसको दूर करने के लिए अपना NO2CO3 इंटू 10H2O इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? ये आपका डिटर्जेंट है, यानी कि कपड़ा धोने वाला साबुन है, ठीक है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक? Na2CO3 इंटू 10H2O ये अपना डिटर्जेंट है, साबुन, मतलब साबुन नहीं डिटर्जेंट कहा जाएगा। तो ये अब देखिए, साबुन जो होता है, जो नहाने वाला साबुन होता है वो साबुन होता है, और जो कपड़ा धुलने वाला जो पाउडर होता है या फिर सोप होता है, जो वो डिटर्जेंट हम आता है, ठीक? तो यहाँ पे ये डिटर्जेंट होगा। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन की तात्कालिक आयु की 3 गुनी थी। अब यार इसमें रघु है 8, आर इसमें मान लेते हैं 8 साल पहले माइनस 8 बराबर मोहन एम मान लेते हैं 8 साल पहले माइनस 8। मोहन की 3 गुनी मतलब मोहन में 3 से गुणा कर दो, ठीक? 3 से गुणा कर दिया है, तो आर माइनस 8 बराबर 3m प्लस माइनस 8 तरीक 24 हो गया। अच्छी बात चल रही है, ओके। तो आर बराबर इस 8 को उधर भेज देते हैं, माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन 24 तो माइनस में है तो घट ही जाएगा, तो और 16 बचेगा, 3m माइनस 16 बचेगा। ये तो एक समीकरण बन जाएगा। 8 वर्ष बाद वाला भी कुछ कह रहे हैं हम, तो 8 वर्ष बाद देखिए रघु है, 8 वर्ष बाद प्लस में 8 कर दिया हमने, मोहन है, मोहन में भी प्लस 8 कर दिया, ठीक? मोहन की आयु की दुगुनी होगी, तो मोहन के जितनी आयु है उसका दुगुना के बराबर रहेगा, यानी कि ऐसा मामला हो जा रहा है कि 2m प्लस 8 दुनिया 16 प्राप्त हो रहा है, 16 प्राप्त हो रहा है। r बराबर 2m, 8 को उधर भेज देंगे तो प्लस में 8 बचेगा, ठीक? दोनों ही r की वैल्यू है तो बराबर कर लेते हैं इन दोनों को, है ठीक है? तो 3m माइनस 16 बराबर हो जाएगा 2m, हाँ 2m प्लस 8, ठीक? तो ये इधर जाके घट जाएगा, m आ जाएगा, ये इधर जाके जुड़ जाएगा, 16 8 16 उधर जाके जुड़ जाएगा ना, 8 से 24 हो जाएगा, 24 m की आयु 24 हो जाएगी,
आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं पे रख देते हैं 24 दूना 48 प्लस 8, 8 8 16 यानी 56 हो जा रहा है भाई साहब, बहुत खतरनाक चल रहा है। तो मोहन और रघु की आय, मोहन की आय 24 है और रघु की आय 56 है, इनका अनुपात। तो ये किससे कटेगा? 6 चौक 24 नहीं 2 से काट दें, 12 दूनी 24, 2 दूनिया 4, 2 8 16 28 और काट लेते हैं 6 चौक 24, 6 6 से काट दें नहीं, 4 से 4 3 12, 4 7 28, 3:7। ठीक है, काफ़ी लंबा सवाल निकल गया ये तो। इतना लंबा होना नहीं चाहिए था, और छोटा रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो ये वाला प्रश्न देखते हैं, ये वाले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए भैया, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया अवतल दर्पण, दर्पण बना देते हैं, ये हो गया इसका फोकस एफ, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र सी। यहाँ पे जब वस्तु को रखा जाता है, प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, ऐसे का ऐसे जाती है, और यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है। पहले बात तो उल्टा प्राप्त होता है, ठीक है, उल्टा सीधा, सीधा उल्टा में उल्टा सही है, सीधा वाला अपना गलत है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। और कैसा प्राप्त होता है? तो ये वास्तविक होता है, वास्तविक। जितने भी प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं वो वास्तविक होते हैं, जितने भी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं वो आभासी होते हैं, ऐसा भी मामला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि वास्तविक और उल्टा बनता है। जब दर्पण के पीछे बनेगा यहाँ पे कहीं तो आभासी होता है, दर्पण के सामने जब बनता है तो वास्तविक ही होता है, उसमें उल्टा होने के आभासी होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है कि एक टंकी में 3 पाइप लगे हैं एबीसी। ए खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, बी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप है सी, जो पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः रूप से खाली होने पर इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में पूरा भर जाएगी? तो बहुत सिंपल बात है कि ए भर रहा है तो 1/8 प्लस बी भर रहा है तो 1/10 और सी खाली कर रहा है तो 1/20 माइनस में। इनका एलसीएम कितना होगा? 8 पंच 40 होता है क्या? 8 पंचे 40, हाँ 40 तो होता है यार, तो 40 एलसीएम ले लो। 8 पंचे 40 5, 10 चौके 40 4 और 20 दूनी 40 तो 2। अब यहाँ पे देखो 4 और 5 जुड़ जाएँगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से यही अपना 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7/40, उसी को लड़ दो, 40/7 घंटे का समय लग जाएगा, जो कि विकल्प में दिखाई दे रहा है। तो कोई लफड़े वाली बात नहीं है, ज़्यादा लंबा खींचने की बात नहीं है, बहुत आसान है। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति के काफ़ी लंबा वाला क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है, तो कैसा है आइए देखते हैं, बताते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो 4 सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये बहुत टिपिकल, बहुत अजीब टाइप का क्वेश्चन है। पहली बात है तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखो यहाँ पे देखो, ये इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है, मतलब कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा जा सकता है, बराबर 1 रहेगा। अच्छा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दिया है, तो वही पी यहाँ रख देंगे। अच्छा, यहाँ रखने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पे नीचे 1/, ऐसे पी लगा दो तो अच्छा हो जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी था और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p हो रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टेन थीटा कट जाएगा और 2 सेक थीटा जुड़ जाएगा, मतलब सेक थीटा 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p बन जाएगा। और हमको इसका दोगुना चाहिए तो हम यहाँ पे 2 से और गुणा कर देंगे तो 4 सेक थीटा और इधर की ओर 2 ऐसे आ जाएगा, सॉरी ऐसा 2 हो जाएगा और इसका p का गुणा करा दो, p स्क्वायर प्लस 1/p हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 2p स्क्वायर प्लस 1, 2p स्क्वायर देखिए, यहाँ पे देखेंगे 2 आगे है, p स्क्वायर प्लस 1/p दिखाई दे रहा है। तो ऐसा करके तीसरा वाला विकल्प अपना सही हो जाएगा, ठीक है भैया? काफ़ी हैवी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है अपना रीज़निंग से। इसमें पूछ रहे हैं कि आधार पर कौन-सा कथन के आधार पर सत्य नहीं है? यहाँ पे ये चारों अपना है, इनमें से कौन-सा सही नहीं है? सही नहीं है तो मतलब बाकी सब सही होंगे। आइए देखते हैं बाकी सब सही कैसे हैं। के छोटा और बराबर है डी के कहाँ है भाई साहब? यहाँ पे है, डी यहाँ पर है। यहाँ पे देखो, क्या के के पास छोटे का निशान बना है? तो आप कहेंगे हाँ, के छोटा की ओर है और बराबर वाला निशान भी है। डी और डब्ल्यू के बीच में बराबर का निशान है, इसका मतलब इसमें एकदम सही चल रहा है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं, डी यहाँ पे भी हो सकता है। तो डी बड़ा है, बराबर है के से, या फिर के छोटा है, बराबर है डी के, तो ये वाला एकदम सही है, ठीक। अच्छा, अब देखेंगे एल बड़ा है डब्ल्यू से, तो आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ देखो, जैसे कि हमने बताया कि ये दोनों बराबर है, तो डब्ल्यू यहाँ पे हो सकता है, डब्ल्यू यहाँ पे हो सकता है। तो डब्ल्यू छोटा है और एल बड़ा है, तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि एल बड़ा है, डब्ल्यू छोटा है, तो वो चीज़ यहाँ पे भी हमको दिखाई दे जा रही है, तो ये भी सही है, ठीक। यहाँ वाला हिस्सा कैसे गलत हो गया, वो देखेंगे कि डी छोटा और बराबर है, क्योंकि डी और क्यू के बीच में ये रिलेशन हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए डी की ओर छोटे के निशान है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे देखो डी और डब्ल्यू के बीच में बराबर है, चलो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ वाला जो निशान है वो के की ओर छोटा कह रहा है, डी को बड़ा कह रहा है, यानी इसका ठीक अपोज़िट कह रहा है। तो अपोज़िट जब कहेगा तो भाई तो गलत हो ही जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है गलत हो जाएगा, ठीक? और वैसे भी क्यू तक पहुँचने के लिए यहाँ पे एक बराबर का निशान जो चाहिए था वो भी नहीं है, तो उस वजह से भी गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ये गलत है, जिसकी वजह से इसको सही उत्तर के रूप में लिया गया है। आगे देख लेते हैं कि पी बड़ा है क्यू से। देखेंगे यहाँ पे, देखिए P बड़ा और बराबर है C के, तो ये तो ठीक है। और यहाँ पे Q से वो बड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सामान्य सी बात है कि Q से P सीधा-सीधा बड़ा ही दिखाई दे रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से यही वाला अपना गलत है, तीसरा वाला, इस वजह से ये अपना इस पे निशान लगाया गया है, ओके? अगला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रियाओं का मूलभूत अंतर क्या है? तो अमीबा कोशिका की संपूर्ण सतह से और पैरामीशियम केवल अपशिष्ट विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण कर सकता है। पैरामीशियम में एक विशिष्ट स्थान होता है जहाँ से भोजन ग्रहण कर सकता है, और अमीबा जो होता है उसकी जो कोशिका होती है उसमें कहीं पे भी, हाँ, कहीं से भी टच हो जाए वहाँ पे वो भोजन ग्रहण कर लेगा, हर एक जगह से, ठीक? यही इन दोनों में विशेष अंतर होता है, मूलभूत अंतर होता है। प्रश्न देखते हैं जो कि है अपना फिजिक्स से। इसमें कहा जा रहा है कि 2 विद्युत परिपथों में धाराओं का अनुपात 1:4 है, बहुत अच्छी बात है। उनमें प्रतिरोधों का अनुपात 2:1 है, ये भी अच्छी बात है। इनकी शक्तियों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए जो शक्ति होता है P बराबर होता है VI, ठीक? और होता है I² R। अगर आप मतलब I और R यानी धारा और प्रतिरोध को लेंगे तो I² R हो जाएगा। तो इनके जो शक्ति का अनुपात P1 अनुपात है P2 जब करेंगे, तो जो P1 का I रहेगा, देखिए यहाँ पे देखिए P बराबर I² R हो रहा है। जो इसकी धारा है उनका वर्ग हो जाएगा, और जो प्रतिरोध है उनको डायरेक्ट लिखा जाएगा। ये पहले वाले की धारा है 1 का वर्ग, नीचे 4 का वर्ग, ठीक? गुणते ऊपर 2 गुणते 1, इनमें घाते 2 नहीं लगाई गई क्योंकि ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध में आप देख रहे हैं सीधे-सीधे है, और I² R बता रहे हैं, इसमें 2 I पे घाते 2 है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऊपर 1 गुणित अपना 2 हो रहा है, नीचे हो जाएगा 4 चौक 16 गुणित 1, 2 से काट देंगे 16 को 8 मिल जाएगा। यहाँ पे ये 2 था, ठीक है? 1/8 मिल जाएगा, यानी 1:8 अपना सही जवाब हो जाएगा। सो अगला वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से ये 2 लोग मिल रहे हैं और बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये किसका उदाहरण है? तो भैया 2 लोग मिलकर एक चीज़ बना रहे हैं तो संयोजन अपक्रिया। सिंपल बात, बिना किसी फ़ॉर्मूले को लिखे, मतलब समीकरण लिखे बिना भी आप बता सकते हैं कि 2 लोग मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, तो अपना ये संयोजन अपक्रिया है। ठीक है? ये आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन O2 होता है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएँगे यानी CO बनाएँगे। इनको समीकरण को संतुलित कर देना होगा, बस सिंपल बात यही है, और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कितना, 2 लगा देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4, 4 कार्बन, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, हो गया काम खत्म। सो दोस्तों अगले वाला प्रश्न देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी 0.6 मीटर हो, दोनों मीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर में बदलने की ज़रूरत नहीं है, हालाँकि बदल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। उत्पन्न आवर्धन यहाँ पे ज्ञात करना है। फ़ॉर्मूला क्या होता है, देखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, बहुत गंदे तरीके से लिखा है। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण है तो ये माइनस में रहेगा, 1/0.5, ठीक? माइनस में रखना है, बराबर 1/v प्लस 1/u, यू की वैल्यू भी माइनस में रखनी है, 0.6। अच्छी बात है। ये उधर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है? लेकिन ये वाला हिस्सा माइनस में ही रहेगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/0.6, ठीक? और माइनस 1/0.5 इतना सा रहेगा। इसमें दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा दो ऊपर, ये करना होगा। और इनका 5 अंक एलसीएम हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे 50, माइनस 4 से गुणा कर देंगे 60, यानी कि हमको मिल रहा है -10/30। 0, 0 कट जाएगा, 1/v की वैल्यू मिल रही है। तो v की वैल्यू क्या मिल रही है? माइनस में 3 मिल रही है। माइनस में क्या मिल रही है? 3 मिल रही है, माइनस में 3 मिल रही है।
उसके बाद हमें निकालना है आवर्धन। आवर्धन m बराबर होता है माइनस वी अपॉन यू होता है। v की देखो माइनस रखेंगे, v की वैल्यू -3 है और u की वैल्यू -0.6 है। ठीक है, माइनस से एक माइनस कट जाएगा, माइनस बचा ही रहेगा, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 पंचे 30, 5 मिल गया, यानी -5। ठीक, तो यहाँ पे हमने जो m की वैल्यू निकाली है -5 निकाली है, जहाँ पे विकल्प में हमको उत्तर कह रहे हैं -0.5। तो -0.5 कहना सही नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा ही बनेगा, जिसका मतलब अपना चौथा वाला विकल्प सही है। हमने रेलवे की फिर से गलती खोज ली है। ये जो पेपर बनाया गया इसमें फिर से गलत मिला है हमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फालतू की गलतियाँ खोज रहा हूँ, हो सकता है मैं खुद ही गलत हो जाऊँ। हाँ, ठीक है, एक बार को करते रहना चाहिए। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कह रहे वसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रोंगाली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है रोंगाली बिहू। अगला वाला प्रश्न देखेंगे जिसमें हमको वही अपना कोडिंग डिकोडिंग देखना है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा हार्ड कुछ है नहीं इसमें। देखो y होता है 25, क्या होता है 25, और u को होता है कितना 21, 4 घट गया है। r होता है 18 और n होता है 14, 4 घट गया है। f होता है 6, b होता है 2, 4 घट गया है। g होता है 7 और c होता है 3, 4 घट गया है। ऐसे ही सब में 4 4 घटाता चला जाना है। m होता है 13, i होता है 9, 13 में से 4 घट गया 9। p होता है 16, 16 में से 4 घट गया l 12। l होता है 12, 12 में से 4 घट गया h 8। एकदम सही बात है, पहला वाला विकल्प एकदम सही है। बाकी ऐसे चेक कर लेना, अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो ऐसे ही चेक करना है। ठीक, अगला वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि संख्याओं प्रतीकों का एक समूह नीचे दी गई तालिका में और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कोडबद्ध कीजिए। दी गई तालिका का पालन करने के लिए कोड का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। पहला है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक एक सम संख्या है, जैसे इसमें कि यह देखे, बात कैसे समझना है, यहाँ से समझना है। पहला घटक एक प्रतीक, क्या यहाँ पे कोई पहला घटक प्रतीक है? तो नहीं, तो यहाँ पे ये वाला शर्त लगेगा ही नहीं। दूसरा देखेंगे, यदि पहले और अंतिम दोनों घटक संख्याएं, पहली और अंतिम दोनों संख्याएं हैं 5 से शुरू 7 से खत्म, यानी एकदम सही बात है। तो इन दोनों पहले और अंतिम घटकों के कूड़ को परस्पर बदला जाना चाहिए, इनको बदल देना चाहिए। जब भी कूड़ करेंगे तो बदल देंगे। यदि अंतिम घटक एक प्रतीक है, प्रतीक इसमें है नहीं अंतिम घटक, तो बाकी खत्म हो गई है। तो शर्त को हमने पढ़ लिया। शर्त में हमारी दूसरी शर्त इस पे लागू हो रही है। दोनों ही हमारे संख्याएँ हैं, तो इनके जो भी कोड रहेंगे उनको आपस में बदल देंगे। बाकी के कोड सेम टू सेम छाप देंगे। जैसे 5 है, तो 5 का आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 और उसका कोड है Q, लेकिन हमको Q पीछे रखना होगा। समझ में आ गई बात? 7 की जगह पे। 7 को यहाँ पे देख सकते हैं, उसका कोड है V, हम उसको आगे लिख देंगे। अच्छा, हमने इनका कोड आपस में एक्सचेंज कर दिया, बाकी का सेम टू सेम लिखेंगे। एट द रेट को यहाँ पे भी खोज सकते हैं आप, एक्स लिख देंगे। एंड कहाँ गया भाई साहब? यहाँ है, तो एफ लिख देंगे इसका कोड। और 2 है, 2 कहाँ है भाई साहब? यहाँ पे, इसका कोड आई लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पहला विकल्प एकदम सेम टू सेम मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे देना है। प्रश्न बहुत लंबा है, उसकी शर्तें भी अलग-अलग हैं, लेकिन तीनों शर्तों में कोई एक शर्त लागू हो रही होगी, ठीक है? या हो सकता है कभी-कभी 2 शर्त भी लागू हो जाए। वो तो जब उस स्थिति में आप पहुँचेंगे तब आप उसको समझेंगे। अगर अगर उस स्थिति में आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही बात नहीं है, फिर आगे चलते हैं अपन। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि एक अक्षर श्रृंखला से है जिसमें रिक्त स्थान पे हमको भरना है। आइए इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके देखते हैं। इसमें बहुत मुश्किल है। देखिए यहाँ पे हमको KHUS दिखाई दे रहा है। यहाँ पे KHU हम एस ही डाल देंगे। पहले एस डाल देते हैं फिर सोचेंगे। ठीक? एस हो गया। अब इसमें एच है, ठीक है? अब के एच यहाँ पे हम एच डाल देते हैं, KHUSG। अच्छा, KHUSG हो गया है ये। KHUS, यहाँ पे देखिए HG, और HG के बाद यहाँ पे देखो कम पीछे से EFGHS हो रहा है, तो यहाँ पे F हो जाएगा। और उसके बाद KHUSE। अरे यार! काफ़ी मुश्किल था। तो हमने पहले एस भरा, फिर हमने एच भरा, फिर हमने एफ भरा, फिर हमने के भरा। तो पहला वाला विकल्प हो गया। इसको थोड़ा-सा और पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब एकदम ईज़ी हो जाएगा, ठीक? प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ओके? अगला प्रश्न है कि कक्ष के रण के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है? यह जंगली कलों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। यह सफ़ेद नमक के लिए प्रसिद्ध रेगिस्तान है, सही बात है। मानसून के मौसम के बाद दिखाई देता है, जो मानसून के मौसम के बाद दिखाई देता है, सफ़ेद नमक का रेगिस्तान। और
गुजरात के कच्छ ज़िले में थार मरुस्थल के नमक का दलदल है। तो ये नमक का दलदल है जो गुजरात के कच्छ ज़िले में है। तो ये सब सही है। बाकी या उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट पे स्थित है तो गलत बात है भैया। कच्छ जो है गुजरात में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना आ जाता है फिजिक्स से। इसमें क्या है, दो प्रतिरोध को सड़े क्रम में जोड़ने पर कुल प्रभावी 120 ओम हो जाता है और उनको समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रभावी प्रतिरोध 30 ओम हो जाता है। दोनों प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम विकल्प चेक कर लेंगे। देखिए अगर सड़े क्रम में जोड़ा गया है 120 हो रहा है तो सीधे सीधे जोड़ने पर 120 होना चाहिए। 70 50 120 90 30 120 80 40 120 60 60 120 यानी एकदम सही बात है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको यहाँ पे इनका 30 लाना है तो उल्टा करके जोड़ना होगा। 1/70 प्लस 1/50 इनका एलसीएम बहुत दूर तक जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 90 और 30 को ट्राई कर लेते हैं, ये हो सकता है हो जाए। 1/90 प्लस 1/30 इनका एलसीएम 90 ही होगा, ठीक है? 90 का 90 तो यहाँ पे 30 ये 90 तो 3 ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 4, 4 से काटने पर ये 2 से काटने पर 45 हो जाता है। लेकिन अभी 45 का आधा तो करने पर 30 नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत हो गया है। 40 और 80 को देख लेते हैं। 1/80 प्लस 1/40 80 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा, 40 दूनी 80 यहाँ पे 2 आ जाएगा। जोड़ने पर 3 हो जाता है, 80 3 से कटता नहीं तो ये भी उत्तर नहीं हो पाएगा। अब 60 को देख लेते हैं। 1/60 प्लस 1/60 एलसीएम 60 ही रहेगा। ऊपर भाई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, 1-1 जोड़ करके 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 60 को तो 30 मिल जाएगा। तो 30 हमको आराम से मिल गया है, इस वजह से हमारा 60 सही जवाब है। ओके, चौथा वाला विकल्प है। चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं जो कि कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। यहाँ पे कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। अभी फूलों की बात तो थोड़ी बात कथन निष्कर्ष में हुई थी अभी। सभी लिली गुल बहार हैं। ये हो गया लिली, ये हो गया गुल बहार। ठीक? जो भी लिली है वो गुल बहार के गुल बहार के अंदर है, गुल बहार। और सभी गुलाब लिली हैं, जितने भी गुलाब हैं वो लिली के अंदर हैं। सभी गुलाब जो हैं, अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गुलाब, क्योंकि अगला वाला जो दिया गया है कुछ सभी पिटूनिया भी लिली हैं, वो पिटूनिया वाले जो हैं वो भी लिली के अंदर होंगे, वो ऐसे अलग से होंगे, ठीक है? अब ये देखो ये हो गया गुलाब, गुलाब, ये हो गया पिटूनिया, पिटूनिया, पिटूनिया हो गया, चलो ठीक है। कुछ गुलबहार पिटूनिया हैं, कुछ गुलबहार जो हैं वो पिटूनिया हैं, गुलबहार के अंदर पिटूनिया आ रहा है तो ये सही है, बिल्कुल सही है। कुछ गुलाब पिटूनिया हैं, गुलाब, पिटूनिया दोनों अलग-अलग भी हो सकते हैं और लिली के अंदर हैं, तो मतलब जोड़ना तो पॉसिबल नहीं है। अभी यहाँ पे हो पाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो दूसरा वाला तो गलत ही मान लेते हैं, गलत है ही। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यही अपना सही जवाब रहेगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, तो आपको एकदम समझ में आ गया। ठीक? अगला वाला प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं कि दिए गए समीकरण में बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? बाईं ओर मतलब ये वाला एरिया में। अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन के कितने, यहाँ पे कितने, देखिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लगा है तो 2 हो गया, ठीक? और यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लगा है तो 2 हो गया। 2-2 कितना होता है? आप समझ रहे हैं 4 होता है, तो 4 अपना सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पे देखोगे ये जो 2 लगा है यही बताता है कि ऑक्सीजन के भी 2 हैं, हाइड्रोजन के भी 2 हैं, तो ऑक्सीजन के भी 2 हैं, ठीक है? तो ठीक है, ऑल क्लियर अपना सही है, एकदम सही है। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न में हो क्या रहा है वो देखेंगे कि आपको क्या उस समुच्चय का चयन करना है जो इन दोनों से मेल खाता हो, बस इतनी सी बात होती है। तो इसमें है क्या ये हमको पता लगाना होता है। आमतौर पे क्या है कभी-कभी बहुत आसान दे दिया जाता है, कभी-कभी मुश्किल दे दिए जाते हैं। जैसे कि ये थोड़ा-सा मुश्किल है। इसमें करना क्या है जैसे 32 है अपने पास, 32 में 4 से गुणा करना है। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 128 मिल गया और 19 में 2 से गुणा करना है यानी दूना 19 दूना 38, 19 दूना 38 इनको जोड़ देना 8 और 16 से लगे 1, 3 2 5 1 6, 166 मिल जाएगा। ऐसे ही 49 में 4 से गुणा करना है, 4 9 36, 6 से लगे 3, 4 चौक 16, 16 3 19, 196 और 17 दूनी है 34 इनको जोड़ देना है तो 230 आ जाएगा। और यही पूरा हिसाब आपका तीसरे वाले विकल्प के साथ हो रहा है। अब आप एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? भैया देखो बात इतना है, पहले मैं यहाँ पे तरीका आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे होगा। एग्ज़ाम में करने के लिए कभी-कभी यही क्वेश्चन आसान आ जाता है, कभी-कभी मुश्किल आ जाता है। और जब आसान आ जाता है या फिर ये वाली चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है, आप तुरंत कर पाओगे, नहीं आ पाती है तो भाई मुश्किल हालात तो हैं ही इसमें। तो 36 में हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 से लगे तो 4 तिहाई 12, 12 दी 14 144 हो जाएगा और 21 दूनी क्या 42 इनको जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे देखिए 6 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, ये 1 हो रहा है। तो इस प्रकार से तीसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके? अगला वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय बजट के राजकोषीय घाटे का सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है? तो कुल व्यय माइनस उधारी के अलावा कुल
प्राप्ति। ये होता है भारतीय बजट के राजकोषीय घाटे का सर्वोत्तम परिभाषा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा वन संसाधनों के सतत प्रबंधन के कारण हो सकता है? तो वनों की वृद्धि की दर के आधार पर लकड़ी की उपज को समायोजित करना, ठीक? ये हो सकता है। क्या मुश्किल चीज़ है? अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में की उपस्थिति में द्वारा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो चुंबकीय सुई एक होती है, चुंबकीय सुई और चुंबकीय सुई से आप कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक यंत्र भी बना सकते हैं जिसे कंपास भी कहा जाता है। तो चुंबकीय सुई से आप मतलब चुंबकीय सुई वो दिशा भी दिखा देती है और अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाएगी तो वो विक्षेपित हो जाएगी, उसकी दिशा बदल जाएगी। सामान्य रूप से उत्तर-दक्षिण दिखाएगी और अगर उस चुंबकीय क्षेत्र में आएगी तो हिल करके उसे उसके चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर हो जाएगी। तो चुंबकीय सुई अपना सही जवाब है। अगला वाला जो प्रश्न है वो रीज़निंग का है, मैथ का तो बिल्कुल नहीं है। कह रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यदि प्लस को और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और साथ ही गुणे और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो भैया बस बदल दो। जैसे कि 100 है, इसमें गुणे की जगह भाग हो जाएगा तो भागे 25 हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया 10 और यहाँ पे भाग का निशान है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 5 और प्लस की जगह माइनस अपना 24। इतना सिंपल सी बात है। 25 से भाग करेंगे तो 25 चौके 104 मिल जाएगा, पहले गुणा कर देंगे 10 पचे 50 हो जाएगा, बीच में प्लस है माइनस 24 है। और अपना घटा लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। वो ये 54 हो जाएगा माइनस 24, 4 में से 4 कट गया 0, 5 में से 2 गया 3, 30 हो जाएगा उत्तर। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। ये एक प्रश्न है जिसमें कहना है सही कथन को चयन करना है। तो राजकोषीय घाटा सरकार की आय में उसके खर्च की तुलना में कमी को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा सरकार की आय में उसके खर्च की तुलना में कमी को दर्शाता है। ठीक? अगला प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? तो मार्ले-मिंटो सुधार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं जहाँ पे हमको मंजिलों पर ठहराना है लोगों को। क्या है अपने पास? NRSWXZ एक ही इमारत की 6 अलग-अलग मंजिलों पे रहते हैं। इमारत के सबसे नीचे वाली मंजिल 1 है, फिर ऊपर 2 है और सबसे ऊपर वाली 6 है। तो हम पहले लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लिया। n मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है तो हमने n को बिठा दिया। n और r के बीच में कोई नहीं रहता है। ठीक है, तो r ऊपर भी रह सकता है और नीचे भी रह सकता है। तो हमने एक और सीरीज़ बना दी, यहाँ पे r को रख दिया नीचे, यहाँ पे r को रख दिया ऊपर, ठीक? दोनों व्यवस्था के हिसाब से अपन देखेंगे। उसके बाद r और s के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। r और x के बीच में यहाँ पे देखिए ऐसे रह सकते हैं 3 व्यक्ति, यहाँ पे अपना s रहेगा, ठीक है? और r और s के बीच में इसमें देखो इस वाली व्यवस्था में 3 व्यक्ति बीच में नहीं रह पाएँगे, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, तो यही वाला अपना सही चल रहा है, ठीक है? w x के ठीक ऊपर रहता है, w जो है x के ठीक ऊपर रहता है, तो x को यहाँ बैठाओ, w को ठीक उसके ऊपर बैठाओ। ज़ेड किस मंजिल पे रहता है? तो ज़ेड अकेले बचा है जो 6वीं मंजिल पे रह पाएगा बेचारा, तो 6वाँ मंजिल अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये हमने लिख दिया, 63 गुणित कास्ट प्राइस और 54 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 54 इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक? तो कास्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो 54 बटे 63 हो जाएगा। क्या ये 3 से कटता है? आप कहोगे कि ये तो 9 से भी कट जाएगा। 9 सत्ते 63, 9 छक 54। कास्ट प्राइस ₹6 दिखाई दे रहा है, सेलिंग प्राइस ₹7 दिखाई दे रही है। ₹6 में खरीदा, ₹7 में बेचा, ₹1 का लाभ। क्रय मूल्य कितना? 6 गुणित ऊपर ऊपर 100। 6 से भाग कर लेते हैं, 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 2 से काट लेते हैं 3 आ जाएगा, 2 से काट लेंगे 50 आ जाएगा। अब काट लेते हैं। 3 पचे 15, 3 छंग 3 एकम 3। पहले बात तो 50 को अपन भाग कर रहे हैं 3 से, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 ज़ीरो और 3 पचपन 3 छंग 18 हो जाएगा 18, कितना बचेगा 2। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का लाभ देखेंगे। 16 सही 2/3 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हानि है, हमको लाभ हुआ है। समझ में आ रही बात? लाभ कहाँ से आया? वो हमने बताया ही था। लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्रश्न हो जाता है मतलब 7 और 100 नंबर प्रश्न तक पहुँच चुके हैं, यानी अपना ये वाला आज का वीडियो भी समाप्त हो जाता है। आगे के वीडियो में लाएँगे आगे के और भी प्रश्न। आज थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा पाए हैं, पर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अच्छे इंसान बनिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।